नमस्कार, मेरा नाम बीना पानी दुबे है और मैं सीएमडी कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट में वनस्पति शास्त्र विषय बॉटनी पढ़ाती हूँ। और मैं आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, जो कि आपके 4th इलेक्टिव पेपर जो वीड बायोलॉजी का है उसमें है, आखिरी यूनिट में, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि क्लासिफिकेशन सबसे पहले एस्टन एंड क्राफ्ट ने दिया था, और एस्टन एंड क्राफ्ट की एक बोर्ड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स इस नाम से एक किताब है, जो कि बहुत ही बेसिक कहना चाहिए एक लिटरेचर है, जो कि वीड या वीड साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है। और आप वीड बायोलॉजी पे या वीड साइंस पे कोई भी लिटरेचर देखेंगे, लेकिन उसमें जहाँ क्लासिफिकेशन का नाम आएगा तो बेस एस्टन एंड क्राफ्ट का ही था, तो एस्टन एंड क्राफ्ट का रेफरेंस आता ही है। तो इस रेफरेंस के साथ, इस संदर्भ के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक स्लाइड को देखते हैं। Classification of herbicide, it was given by Aston and Kraft in 1973 in his book Mode of Action of Herbicide, and he has classified the herbicides into 3 categories. So one is the chemical category, the second is physiological, and the third is alphabetical. Now, what is chemical classification? So the base is the chemicals of which the herbicides they have been constituted. जिस केमिकल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उस हर्बिसाइड्स में, जो केमिकल के कारण वो हर्बिसाइडिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो बेस बना है उस केमिकल क्लासिफिकेशन का। इस केमिकल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन दिया है एस्टन ने, तो उन्होंने जो कैटेगरीज ऐसी बनाई हैं कि पहली कैटेगरी उन्होंने बनाई इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स की, दूसरी कैटेगरी ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स की है, तीसरी कैटेगरी फिर है जो कि ऑर्गेनिक तो है, ऑर्गेनिक हर्बिसाइडल कंपाउंड्स उन्होंने नाम दिया। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहली कैटेगरी है जिसमें एसिड्स आते हैं। तो एसिड्स ऐसे एसिड जिनमें की किलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आर्सेनिक एसिड है, इसमें आर्सेनियस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो है हर्बिसाइड्स हैं। फिर इनऑर्गेनिक में कुछ साल्ट्स हैं, जैसे बोरेक्स मिक्सचर है, कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, पोटेशियम साइनेट है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम थायोसाइनेट है। ये ऐसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं जो कि हर्बिसाइडल प्रॉपर्टीज रखते हैं और क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको केमिकल्स में लिया गया। दूसरे ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स हैं जिसमें कुछ ऑयल्स आते हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, मतलब उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उनमें कुछ ऑयल्स हैं जैसे डीजल ऑयल है, इसमें भी हर्बिसाइडल प्रॉपर्टीज है। फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक ऑयल्स हैं, पैराफिनिक एडिटिव्स हैं, स्टोव ऑयल भी इसमें आ जाता है, ज़ाइलिन टाइप और एरोमेटिक ऑयल्स जितने भी हैं ये सब ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स में आते हैं क्लासिफिकेशन की दृष्टि से। तीसरे जो हर्बिसाइड हैं वो ऑर्गेनिक हर्बिसाइडल कंपाउंड्स हैं, माने वो ऑर्गेनिक तो हैं, हर्बिसाइडल हैं, तो इनको फिर उनके ग्रुप के अनुसार से उनका फॉर्मिंग ग्रुप क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है उसके हिसाब से लिया गया। तो उसमें पहला है एलिफेटिक्स, फिर एमाइड्स हैं, इसी प्रकार उनके हिसाब से इसको जमाया गया है। तो एलिफेटिक्स में आता है जैसे एक्रोलीन है, डेलेपॉन है, टीसीए है, ग्लाइकैक है, एलाइल अल्कोहल, ये सब एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं लेकिन ऑर्गेनिक। फिर कुछ एमाइड्स हैं, तो एमाइड्स में जैसे एलेपोर है, सीडीटीए है, बीटाक्लोर है। बीटाक्लोर आप लोग राइस के जब एग्रोनॉमी पढ़ते हैं और राइस क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग ज्यादा वीड बायोलॉजी की क्लासेस में, तो बीटाक्लोर का नाम प्राय आता है। सोलैन भी एक हर्बिसाइड है। इसी प्रकार आर्सेनिक
आर्सेनिकल्स हैं जिसमें AMA, MSMA, MAA, CMA, DSMA, मामा, AMA जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जिनके डिटेल्स जो है मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ और इनके फुल फॉर्म्स हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ये आर्सेनिकल्स ग्रुप में आते हैं। दूसरे जो हैं बेंजोइक्स हैं, तो बेंजोइक्स में आते हैं। बेंजोइक्स में क्या है कि इनका जो है बेंजीन रिंग जो है मुख्य इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में होता है। तो बेंजोइक्स में क्लोरेम्बेन है, डिकाम्बा है, ट्राइकाम्बा है, ये तीनों हर्बिसाइड जो है बेंजोइक्स में आते हैं। फिर बाइपेरिडोलियम्स हैं, इनमें डाइकोट और पैराक्वाइट दोनों आते हैं। छठवीं कैटेगरी में कार्बोमील्स आते हैं जिसमें बर्बेन है, मेथेम है। डाइनाइट्रोएनिलीन्स हैं जिनमें बेनिफिन, नाइट्रेलिन, आइसोप्रोपिलीन आता है। नाइट्राइल्स हैं जिनमें ब्रोमोसाइनिल आता है। फिनॉल्स हैं जिसमें डिनोसेम, डिनोसेप, DNOC, DMPA, PCB, नाइट्रोफेन आता है। आपके कोर्स में देखिए केमिस्ट्री ऑफ हर्बिसाइड में नाइट्रोफेन भी है ना। उस लेक्चर में मैंने आपको नाइट्रोफेन के बारे में डिटेल बताया है ना। नाइट्रोफेन कौन सी कैटेगरी का, मान लीजिए आपको छोटे प्रश्न में ये आ जाता है कि नाइट्रोफेन किस केमिकल कैटेगरी का हर्बिसाइड है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये फिनॉल्स में आता है और ये एरोमेटिक कैटेगरी का ऑर्गेनिक हर्बिसाइड है। ठीक है। फिर फिनॉक्सीज हैं। फिनॉक्सीज में भी आप देखिए 2,4-D आपके कोर्स में है। तो 2,4-D जो फिनॉक्सी हर्बिसाइड का ग्रुप है ये बड़ा लंबा ग्रुप है और बड़ा सबसे पहले इस ग्रुप के हर्बिसाइड्स ने माने एज ए हर्बिसाइडल ग्रुप में ये पहला ग्रुप माना गया है क्योंकि 2,4-D सबसे पहला केमिकल था जो एज ए हर्बिसाइड लॉन्च हुआ 1942 में। तो इनको सबसे प्राचीनतम कहना चाहिए केमिकल्स मानेंगे जो कि हर्बिसाइडल प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इनमें 2,4-D है, 2,4-DB है, 2,4-DEB है, 2,4-DEP है, 2,4-5T है, MCPA है, MCPB है। केमिस्ट्री ऑफ हर्बिसाइड्स में इनके डिटेल्स आपको उस लेक्चर में है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इनके नाम दिए। उसके बाद थायोकार्बामेट्स हैं। इनमें क्या है कि जो सारी संरचना है उसमें सल्फर भी आ जाता है। थायो जो जब ऐड होता है तो सल्फर बताता है, तो सल्फर कंटेनिंग ये कुछ कंपाउंड्स हैं। इनमें थोड़ी सी जब आप उसको डालते हैं या छिड़काव करते हैं तो बास आती है और इनमें स्मेल इनकी बुरी होती है। इनमें आता है ब्यूटाइलेट, CDEC, ट्राइएलेट। अब ट्राइएलेट भी एक ऐसा हर्बिसाइड है जो गेहूं में बहुत कारगर है। गेहूं के बीट्स हैं उनको मारने के लिए बहुत काम आता है। फिर EPTC है। ठीक है। फिर ट्रायोजीन्स हैं। ट्रायोजीन्स में एक बहुत ही कारगर हर्बिसाइड आता है जिसका नाम सीमाजीन है। सीमाजीन ऐसे तो बहुत प्रचलित हर्बिसाइड है लेकिन ये राइस के लिए नहीं रिकमेंडेड है क्योंकि सिलेक्टिव टाइप का हर्बिसाइड है। ओके। एट्रेजीन भी इसी में आता है, प्रोपेजीन भी इसी में आता है। फिर ट्रायोजोल्स हैं। ट्रायोजोल्स में फिर आता है अमिट्रोल और अमिट्रोल T दोनों आते हैं। यूरेसिल्स में फिर ब्रोमासिल आता है, टर्बेसिल आता है, आइसोसिल आता है। यूरियाज में फिनेरॉन आता है, मेटोजायरॉन आता है, DCU आता है, नेबुरॉन आता है, TCA आता है ना। मॉन्यूरान TCA जो है वो इसी ग्रुप का हर्बिसाइड है। फिर कुछ ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में क्लासिफाइड नहीं हो पाए, तो एस्टन एंड क्रेफ्ट ने उनको अनक्लासिफाइड ग्रुप में रखा जिसमें आता है ACN2, बेंडेन, बेनेजोलिन, बेंसोलाइड वगैरह वगैरह। तो ये जो दिया है मैंने ये एक पार्शियल लिस्ट है कंपाउंड्स की जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में है। ये जो सारे हर्बिसाइड्स हैं दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज एंड हेंस डिफर इन देयर फाइटोटॉक्सिसिटी, also their selectivity, their translocatability, मतलब वो कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं, क्या उनका फाइटोटॉक्सिक एक्शन है, क्या उनकी सिलेक्टिविटी है, माने वो चूजी है ना किसमें वो काम करेंगे और किसमें नहीं करेंगे, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, इनकी अवेलेबिलिटी कहाँ है, कहाँ ये मिल जाते हैं, इनकी कॉस्ट क्या है। जब हमको कोई भी मेथड वीड मैनेजमेंट की रिकमेंड करनी होती है तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है।
तो ये एक लिस्ट है, और ये जो बाकी चीजें दी हैं ये अलग अलग चैप्टर्स में आपको है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन की ही बात की है। फिर फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन माने जो दूसरा बेस है, दूसरा जो आधार है जो एस्टर ने लिया था, वो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन माने जिस हिसाब से वो काम करते हैं, माने हर्बिसाइड को जब हम डालते हैं तो वो किस हिसाब से अपना एक्शन करते हैं, तो और जब वो प्लांट में असर करते हैं तो उनका क्या मोड होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने उसको फिजियोलॉजी में लिया। और इस हिसाब से दो कैटेगरी बनाई गई, एक को कहा गया सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स और एक को कहा गया नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। अब नेचुरली सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव को हम उसी प्रकार समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए हम कोई दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक खासतौर पर जब खाते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम माने थोड़ा मोड़ा कोई भी हमको इन्फेक्शन हुआ तो हम उसको खा लेते हैं और बोलते हैं कि काम कर जाएगा। तो वो क्या हुआ, वो चूजी नहीं हुआ, वो नॉन सिलेक्टिव हुआ। ठीक है, तो हर्बिसाइड्स में ही ऐसा है कि कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे हैं कि नॉन सिलेक्टिव हैं, मोटे तौर पे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स ऐसे हैं कि दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी स्पेसिफिक। उनको आप हर जगह रिकमेंड नहीं कर सकते, हर जगह यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उनका जो है बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा और बजाय वीट को कंट्रोल करने के वो तहस नहस कर देंगे। और ऐसे में जो भी बेनिफिशियरी है या जो स्टेक होल्डर है, जो किसान है, उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको जब भी हम हर्बिसाइडल कंट्रोल को रिकमेंड करते हैं तो वी have to take into considerations all these key points. Okay. अब सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में फिर मोड ऑफ एप्लीकेशन माने उनको कैसे हमको डालना है, उस हिसाब से फिर दो कैटेगरी बनाई एस्टर ने। तो उनमें पहली कैटेगरी थी फोलियर स्प्रे, माने जिनको हम लीफ में माने वेजिटेटिव पार्ट्स में लीफ में छिड़क देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, वो फोलियर स्प्रे वाले कहलाए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जिनको हमको सॉइल में मिला देना पड़ता है, सॉइल एप्लीकेंट्स उनको बोलते हैं, तो सॉइल अप्लाइड है। अब नीचे फिर हमने लिस्ट दी है, इनकी कैटेगरी है। तो सिलेक्टिव में फिर जो फोलियर स्प्रे वाले हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनका जनरल कॉन्टैक्ट होता है। जनरल कॉन्टैक्ट मतलब कि हमने उनको छिड़का और वो पूरे पौधे में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद अंदर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पौधे की फिजियोलॉजी को इस प्रकार से असर करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपना टॉक्सिसिटी जो है उस वीट के ऊपर दिखाने लगते हैं। तो फोलियर स्प्रे में सिलेक्टिव टाइप में जो हर्बिसाइड हैं, जो कि जनरल कॉन्टैक्ट कैटेगरी में आते हैं, उनमें फिर कुछ ऐसे हैं जो कि प्री प्लांट हैं। प्री प्लांट का मतलब क्या हुआ कि जब पौधा हमने मैंने पौधा उगा नहीं है, जब वो जर्मिनेट होने के बाद थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ है, उसके पहले ही मैंने उसकी प्लांटिंग की। क्या मान लीजिए जैसे हम राइस में रोपा लगाते हैं, तो रोपा भी न लग पाए उसके पहले हम अगर उसको प्री प्लांट बोलते हैं, उसके पहले अगर हम उस हर्बिसाइड को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो वो जनरल कॉन्टैक्ट से अपना काम करने लगेगा। इसकी कैटेगरी में जैसे डिनोसैब है, पैराक्वेट है, बीड ऑयल है, ये सब आते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो प्री इमरजेंस, मतलब पौधा उग पाए थोड़ा सा, माने आपने जनरेशन के लिए मान लीजिए सीडिंग ऑपरेशन कर दिए और उसके बाद ही फिर आप डाल दीजिए, है ना। माने 1 या 3 लीफ स्टेज हम लोग बोलते हैं, तो 1-3 लीफ स्टेज तक भी पौधा ना आ पाए, माने इमर्ज नहीं हो पाए, तो उसको इसलिए हम पौधा इमर्ज नहीं हो पाए क्योंकि क्रॉप और बीड दोनों साथ साथ इमर्ज होते हैं, तो प्री इमरजेंस उनको कहा जाता है। इसमें भी डिनोसैब को भी एज प्री इमरजेंस में यूज कर सकते हैं और एज प्री प्लांट भी यूज कर सकते हैं। फिर कुछ हैं जो पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि भाई जब पौधा इमर्ज हो गया, मतलब उसकी जब सीडलिंग आ गई तब हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो उसमें AMA, डिनोसैब, सोलन। इसका मतलब देखिए डिनोसैब जो है तीनों तरह से यूज कर सकते हैं,
टिनोसैब को हम जो है पोस्ट प्लांट भी यूज कर सकते हैं, बड़ा सेफ हर्बिसाइड है ये। और कुछ ऐसे हर्बिसाइड्स हैं जो टर्फ वीड कंट्रोल के काम में लाए जाते हैं, जिसमें MAA है और टेकोडेलिक एसिड है, ये भी हम यूज कर सकते हैं एज टर्फ वीड कंट्रोल। टर्फ वीड जो होते हैं ना, ज्यादातर हमारे यहाँ नहीं है वो, इनके कंट्रोल करने में ज्यादातर इनको काम में लाया जाता है। पोस्ट प्लांट हर्बिसाइड, पोस्ट प्लांट मतलब जब हमने प्लांट कर दिया उसके बाद, तो टिनोसैब उसका भी है। पोस्ट इमरजेंस माने जब इमर्ज हो गया पौधा, तो ये इस प्रकार की कैटेगरी है कि उनके यूज के हिसाब से उनके एप्लीकेशन के हिसाब से बनाई गई। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में भी फिर दो कैटेगरी हैं। दे आर आल्सो यूज्ड एज आइदर फोलियर स्प्रे और सॉइल एप्लीकेंट। फोलियर स्प्रे में फिर जनरल कॉन्टेक्ट वाले में, जनरल कंटेंट में अब अगर आपको रोड साइड कैनाल बेंच और टैंक के फॉर्म्स के इनवीड्स को कंट्रोल करना है तो PCP DNOC इस कैटेगरी में आ जाता है। केमिकल फैलो पीरियड में माने जब हमको फैलो पीरियड माने जब खाली पड़ा रहता है कोई भी स्थान, जैसे खेत है कटने के बाद खाली पड़ा तो उसको फैलो पीरियड बोलते हैं। तो केमिकल फैलो के रूप में जो यूज किए जाते हैं उनमें PCP डाइकोट फोर्टिफाइड ऑयल आ जाता है। वुडी प्लांट का अगर हमको कंट्रोल करना है तो उसमें हम ज्यादातर वीड ऑयल को यूज करते हैं। वीड ऑयल बहुत कॉमन सा हर्बिसाइड है जिसको यूज कर लेते हैं, सस्ता भी है कॉस्ट वाइज। और सीड बेड कंट्रोल अगर हमको करना है, क्यारियों का कंट्रोल करना है तो मेलाइल अल्कोहल भी डाल देते हैं, क्लोरोपिक्रिन डाल देते हैं, ठीक है। एक्वेटिक वीड कंट्रोल अगर हमको करना है तो एक्रोलिन डाल देते हैं, एरोमेटिक सॉल्वेंट डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। तो ये जो है ये कुछ ऐसे हर्बिसाइड्स हैं, इनकी कैटेगरी है जिनको फिजियोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से, माने वो वीड की फिजियोलॉजी में किस प्रकार से एक्शन करते होंगे उस आधार को मान के एस्टर ने क्लासिफाई किया और कैटेगरी बनाई। फिर फिजियोलॉजिकल कैटेगरी में इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स की। तो दोनों में है, चाहे वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड हो चाहे वो नॉन सिलेक्टिव हो, दोनों में ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड की कैटेगरी है। अगेन ट्रांसलोकेटेड माने वो पौधे में पहले ट्रांसलोकेट होते हैं। आपने सेकंड सेमेस्टर में फिजियोलॉजी में पढ़ा ना ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, है ना, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जाइलम ट्रांसपोर्ट पढ़ा ना। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में आता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेट होते हैं माने वो पौधे में अंदर फ्लोएम के थ्रू जाते हैं। तो फ्लोएम को कभी वो चोक कर देते हैं, कभी मार देते हैं, कभी फ्लोएम को श्वास नष्ट कर देते हैं, ये उनका तरीका होता है मोड ऑफ एक्शन। तो उनको हम ट्रांसलोकेटेड बोलते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी में ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स हैं और इनमें इनका भी यूज के आधार पे इनको दे कैन बी यूज्ड एज प्री प्लांट और प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस और पोस्ट प्लांट और फॉर टर्फ कंट्रोल। तो इनकी ये कैटेगरीज हैं जो लिखी हुई हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो 2,4-D है। आप देखिए इसकी जो है तीनों चारों 5 कैटेगरीज मैंने जो दी हैं, पांचों में 2,4-D का नाम आता है। तो 2,4-D इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि 2,4-D इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट प्रैक्टिकेबल हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वीड। मोरओवर इसके साथ बात ये भी है कि ये बहुत सस्ता भी है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और बहुत यूजर फ्रेंडली है। इससे बहुत ज्यादा हैंडलिंग में भी नुकसान नहीं होता। थोड़ा बहुत मिस हैंडलिंग भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ पर कोई नुकसान हो जाएगा या कोई टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसलोकेटेड में फिर जो नॉन सिलेक्टिव वाली कैटेगरी थी उसमें फिर रोड साइड कैनाल बैंक के लिए हर्बिसाइड, इसमें भी देखिए 2,4-D आ रहा है। केमिकल फेलो पीरियड के लिए भी 2,4-D का नाम आ रहा है। वुडी प्लांट कंट्रोल में भी यूज करते हैं इसको, सीड बेड में भी करते हैं और एक्वेटिक वीड कंट्रोल में भी यूज होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल क्लास कुछ हर्बिसाइड्स। उसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी थी फिजियोलॉजिकल में? सॉइल अप्लाइड की, जिनको हमने सॉइल में ही डाल दिया। तो सॉइल अप्लाइड में फिर सिलेक्टिव में है जो कि सॉइल से पहली कैटेगरी जो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसमें भी फिर प्री प्लांट, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस और पोस्ट प्लांट और टर्फ वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड्स के नाम है जो लिखे हुए हैं। जैसे प्री प्लांट में बीटा क्लोर बहुत अच्छा एक हर्बिसाइड है, ट्राइलेट भी है। बीटा क्लोर प्राय हम लोग धान में यूज करते हैं और ट्राइलेट को प्राय हम गेहूं में यूज करते हैं, जो कि 2 हमारे भारतवर्ष की और छत्तीसगढ़ की
मुख्य क्रॉप्स हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे धान बहुत है तो वाटुको भी बहुत प्रचलित है, बीटाक्लोर बहुत प्रचलित है। प्री इमरजेंस में एलाकोर बीटाक्लोर दोनों को यूज करते हैं। पोस्ट इमरजेंस में एसुलैम्को और बेंटेजॉन एक हर्बिसाइड इसको यूज करते हैं। पोस्ट प्लांट में सिमाजीन यूज होता है और टर्फ वीड कंट्रोल में डीसीपीए को ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, सॉइल में हम जब डाल देते हैं तो सॉइल से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं माने फिजियोलॉजिकल एक्शन उनका कैसा होगा, दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स और द वीड्स। ओके, फिर जो नॉन सेलेक्टिव है उनमें सॉइल अप्लाइड जो है उनमें फिर पहली कैटेगरी आ जाती है एब्जॉर्ब, जो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं। तो रोड साइड कैनाल बैंक्स इनके लिए कौन कौन से हैं, तो एट्राजीन है, ब्रोमोसिल है, टीसीए, सिमाजीन है। केमिकल जो फेलो पीरियड के लिए काम आते हैं या उस समय काम करे कारगर होते हैं, उसमें एट्राजीन सिमाजीन दोनों है। वुडी प्लांट कंट्रोल के लिए फिनोरॉन है, पिक्लोरैम है। सीड बेड के लिए और एक्वेटिक वीड कंट्रोल के लिए एट्राजीन और फ्लोरेट्स वगैरह वगैरह हैं। फिर तीसरा जो बेस है क्लासिफिकेशन का वो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। और अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुत सरल है कि अगर इन्हीं हर्बिसाइड्स को हम ABCD के हिसाब से अरेंज कर दें, चाहे हमने पिछली दो कैटेगरी में कैसे भी लिए हैं, चाहे वो कोई भी केमिकल से। अब जैसे एट्राजीन है ना, आपका ए से और कौन सा था, एट्राजीन है, एक और एमिटॉल था। तो ये दोनों हर्बिसाइड चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन ये क्या ए से हैं तो ये अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ए में आ जाएंगे। अब जैसे बीटाक्लोर है, ऐसे आप देखिए तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन में बहुत लास्ट में आता है, लेकिन बी से है तो बीटाक्लोर जो है नंबर 2 में आ जाएगा। उसके बाद सिमाजीन है तो एस लेटर कहाँ जा रहा है, वहाँ आ जाएगा। ट्राइजोल है, ये ट्राइलेट है तो टी में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अल्फाबेटिकली इफ वी अरेंज दीज ऑल हर्बिसाइड्स अल्फाबेटिकली इट बिकम्स द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट कर दें इन्हीं हर्बिसाइड्स का अकॉर्डिंग टू देयर नेम irrespective of the above categories, तो उनको हम अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसको आप जो पीछे हमने पहली और दूसरी स्लाइड में बताया है केमिकल क्लासिफिकेशन में, उन हर्बिसाइड्स को अगर आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे तो वो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और आधार उसका यही है, और इसमें वो नेम की लिस्ट जो है बहुत लंबी हो जाएगी, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, और इसको आप अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के रूप में अरेंज कर सकते हैं और वो पूरा आपका बन जाएगा। ऐसा नहीं है जो हमने क्लासिफिकेशन बताए हैं उन सब क्लासिफिकेशन में वही हर्बिसाइड्स नहीं है, देयर इज ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर्बिसाइड्स, लेकिन हमने आपको ये मुख्य करीब इसमें 40-50 हर्बिसाइड्स आ गए हैं जो हमने ये आपको इसमें बता दिए हैं। और आप इनको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो लास्ट कैटेगरी है उसमें आप जमा सकते हैं अल्फाबेटिकली, so that will serve as the alphabetical classification. So this is all about the classification of herbicides and how they are classified. And this is the last slide. Now this is a quiz for you. ये एक जो मैंने इसमें फोटो लगाई है, ये कौन सा वीड है? Can you identify this weed? Can you identify this weed? If yes, please try to answer it and answer to me, reply to me by any means you want to use. आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। If you have any queries or questions in your mind, you can ask me anywhere, anytime by using any media means. You can ask me in WhatsApp, you can ask me in my mail ID, you can ask me by Skype, or even you can phone me. Okay, so thank you very much. I hope you are staying at your home and you are safe at your home. Thank you.